इंडिया गठबंधन की, जिसके बारे में लग रहा था कि क्या होगा और अब दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा ही सही कि कुछ हो रहा है। मेरा ये कहना है कि देखिए, जो ये खबरें आती हैं, एक सीट असम में दे दी, 2 सीट यहाँ दे दी, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये गठबंधन विपक्ष का 19 से कमज़ोर हालत में अभी तक है। बिहार में उसको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है, इसके बावजूद उनको जयंत चौधरी की जरूरत पड़ती है, इसके बावजूद एनसीपी तोड़ने की जरूरत पड़ती है, इसके बावजूद शिवसेना तोड़ने की जरूरत पड़ती है, इसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू से पीछे बात करने की जरूरत पड़ती है, अकाली दल को भी संदेश भेजना पड़ता है, बहुत मजबूत होने के बावजूद। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बाद अभी तक विपक्ष कोई ऐसी नैरेटिव नहीं सेट कर पाया है, ऐसी बात लेकर नहीं आ पाया जिससे लगे कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी किसी मामले में डिफेंसिव मोड में हो। यादव परिवार और गांधी परिवार, इनको अपनी सीटें बचानी ही, बस इतने का समझौता हुआ। एकजुट होने के बावजूद वो एनडीए कमजोर हुआ है और इंडिया मजबूत हुआ है। परसेप्शन की जो लड़ाई है वो इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं हार चुका है। गठबंधन में दरार आ गई, जब दीवार ही नहीं है तो दरार कहां से आएगी। आज यह दीवार भी पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त मगर यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। अगर दीवार खड़ी हो और हिलने लगे और बुनियाद उसकी नहीं हो मजबूत, तब दिक्कत शुरू होगी इस गठबंधन के लिए। नमस्कार, आप अमर उजाला देख रहे हैं और आपका पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी शुरू हो चुका है और आपने देखना भी शुरू कर दिया है। हमेशा की तरह इस हफ्ते हम बात करने जा रहे हैं बीते एक हफ्ते में इस देश में हुई तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में। सबसे पहले बात होगी उस घटना के बारे में जिससे आने वाला समय और खासतौर पर भारत की राजनीति के कई सारे उठापटक, कई सारे घटनाक्रम हमको देखने को मिल सकते हैं। बात उस विपक्षी खेमे की, उस इंडिया गठबंधन की, जिसके बारे में लग रहा था कि क्या होगा और अब दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा ही सही कि कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, कितना दूर तक ये गठबंधन जा पाएगा, किन किन राज्यों में गठबंधन हो पाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बीते एक हफ्ते की कई सारी चर्चाएं आपने खूब सुनी, खूब देखी और आप उसमें शामिल भी हुए। इसलिए आपको एक बात बतानी बेहद ज़रूरी हो जाती है कि अमर उजाला के शो के ज़रिए, खबरों के खिलाड़ी के ज़रिए हम मौका देते हैं, हम एक अवसर देते हैं, हम एक मंच देते हैं तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को जिनकी अपनी राय उन मुद्दों पर, उन विषयों पर होती है जो कि देश की राजनीति की दशा और दिशा को खूब प्रभावित करते हैं। उन सब के ये व्यक्तिगत विचार होते हैं, अपनी राय होती है, अपने अनुभव के साथ वो उसे साझा करते हैं। कई अमर उजाला से जो हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम जैसा बताते हैं कि वो सीधा संबंध रखते हैं, कई नहीं रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो मंच है, अलग अलग विचारों को देने का जो क्रम है वो हमेशा जारी रहेगा। कई बार कुछ एक हिस्सों को देखकर आप ये ना सोचें कि इसमें केवल एक तरीके का या कोई एक विषय आता है। शुरू करते हैं इस चर्चा को और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि आपकी राय हमेशा की तरह शामिल होगी, वो कमेंट शामिल होंगे। लेकिन आज परिचय कराते हैं इस पैनल का जिसके साथ हम इस विषय को शुरू करने जा रहे हैं बिना किसी देरी के। हमेशा की तरह रामकृपाल सर हमारे साथ मौजूद हैं, ढेर सारा अनुभव और मैं वापस कहता हूं अब तो वो फैन बेस बनने लगा है। अगली बार आपके नाम के साथ जो सवाल आते हैं वो भी आपके लिए रखे जाएंगे। प्रेम कुमार जी खूब देखे गए, खूब सराहे गए और अब उम्मीद और रहेगी कि इस तरीके से जो आपके विचार हैं वो खुलकर आप हमारे साथ रखेंगे। अनुराग वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सर खबरों के खिलाड़ी शो का हिस्सा बनने के लिए। और आज के बाद तमाम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय में लगातार ये साथ ये हमें मिलता रहेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा अंतराल हुआ था और वो भी सवाल खूब आए थे, वो शिकायत भी आई थी। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और अब ये अंतराल कम रहना चाहिए। समीर सर हमारे साथ मौजूद हैं। अंदर खाने की बहुत सारी खबरें हम पूछते हैं और वो क्रम अब भी बना रहेगा। और अब परिवार के हिस्सों की बात कर ले तो विनोद सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका अपने विचारों के लिए और इस पूरे शो को एक संपादकीय दृष्टि देने के लिए जदीप सर हमारे साथ मौजूद हैं। बिना किसी देरी के रामकृपाल सर, आज पहला सवाल आपसे पूछना है क्योंकि अक्सर बार जब बात होती थी, हम उस इंडिया खेमे की बात कर रहे हैं, तो आप कहते थे कि तस्वीरें तो बहुत होती है लेकिन वो तो लोग शादी में मिलेंगे तो भी तस्वीरें खिंचा जाएंगे। अब वो तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल गई, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिख गई, सीटों की संख्या दिख गई और माना जा रहा है कि इसके बाद बिहार, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों के लिए भी गठबंधन दिखाई दे सकता है। तो वो जो एकता नहीं हो रही है, वो कौन कितनी सीटें लेगा, वो दिखने लगा। आपको लगता है कि अब वो गठबंधन बन रहा है, मजबूत हो रहा है? देखिए, मैं आदतन कुछ एक कविता या शेर से शुरू करता हूँ। तो मैं एक दुष्यंत कुमार की है और एक मुक्तिबोध की है। दुष्यंत कुमार का यह है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मुक्तिबोध की है कि कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो जीने की ज़मीन में गड़ कर भी। तो मैं केवल एक चीज़ कह रहा हूँ कि मैं जब किसी भी चीज़ को देखता हूँ आज की तारीख में, 6 महीने पहले इंडिया अलायंस, मतलब जो भी है विपक्ष के पार्टियों ने, जिसमें नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी कि अगर हमें बीजेपी को सत्ता से हटाना है
तो जो अपोजिशन है उसको एक मंच पर आना पड़ेगा और कम से कम 400 सीटों पर एक के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा। आपका उद्देश्य ये था। अब आप वहाँ से चले आज कहाँ पहुँचे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि 4 स्टेट को मैं मानता हूँ कि जो स्विंग स्टेट थी, बाकी सब जगह तो वही है जो 19 में था, 14 में था, साउथ में वही है, सबको पता है। वो 4 स्विंग स्टेट थी, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ये चारों मिला के 410 सीटें होती हैं। अगर आप पंजाब और दिल्ली भी मिला लें तो 430 हो गई। झारखंड में तो कोई ऐसा है नहीं, वही पुराना है, तो 430 सीटें होती हैं ये। अब इन 430 सीटों में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, जिसके साथ आज पैचअप की बातें हो रही हैं। अब आप शुरू कीजिए बंगाल से। बंगाल में अभी कोई स्थिति नहीं है, और अगर होगा भी तो डायरेक्ट फाइट नहीं होगी, त्रिकोणीय होगी। कांग्रेस चाहे वो सीपीएम से जुड़े या ममता से जुड़े, मिनिमम 3 त्रिकोणीय संघर्ष होगा, और नहीं जुड़े तो चौकोणीय संघर्ष मान लीजिए आप, पाए कोई कितना भी। अब आप बिहार में आइए। बिहार में 2 फाड़ हो चुका है। आरजेडी कांग्रेस, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो पिछले बार भी थे। दूसरी तरफ क्या हुआ है, बीजेपी, जेडीयू, हम, एलजेपी, 4, इसमें भी कोई फर्क नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में आ जाइए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं अगर सामाजिक ढंग से या वोटर के लिहाज से, जो सबसे मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो सकता था, वो 2019 में हो गया जी। एसपी बीएसपी थे। इस बार एसपी बीएसपी से कांग्रेस अलग और बीजेपी, तब भी 3 ही थे। आज की तारीख में क्या है, एसपी कांग्रेस जो 2017 में हुआ था, बीएसपी अलग, बीजेपी अलग, यहाँ भी त्रिकोणीय फाइट है। महाराष्ट्र के बारे में भी बहुत साफ पिक्चर नहीं है, लेकिन अगर वहाँ मान लीजिए होता भी है तो वहाँ तो महाविकास आघाड़ी ही दो हो गई है। 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, बीजेपी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई वहाँ भी वो क्लियर कट फाइट है। तो ये जो शुरुआत हुई थी, और बाकी स्टेट में वही स्थिति है जो 2019 या 14 में रहा, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस सीधे सीधे सामने हैं जी, या जहाँ भी ऐसा है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जो ये खबरें आती हैं 1 सीट असम में दे दी, 2 सीट यहाँ दे दी, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये गठबंधन विपक्ष का 19 से कमज़ोर हालत में अभी तक है। ठीक है प्रेम सर, जहाँ पर रामकृपाल सर ने खत्म किया है, मैं वही बात पर शुरू करना चाह रहा हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश की बात हुई, उन्होंने कहा कि कमज़ोर गठबंधन है। हमने जो कहा था कि हम अब लोगों के कमेंट को शामिल करते हैं, मेरे सामने वो कमेंट दिखाई दे रहा है। अनुराग वो पूछ रहे हैं कि देखिए 2017 में यूपी के 2 लड़के साथ आए थे, परिणाम क्या हुआ था, अब वो परिणाम याद रखिए। तो जिस गठबंधन से सब उत्साहित हो रहे हैं, ये प्रयोग हो चुका है, वो कमेंट वहां पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के भी कमेंट हैं। तो दोनों तरफ की बातें हैं, लेकिन जहां रामकृपाल सर ने खत्म किया था वही सवाल कि क्या वो पुराने एक्सपेरिमेंट हैं जो फिर से दोहराए जा रहे हैं नए पैकेजिंग के साथ, या ये कुछ उम्मीद है? उत्कर्ष जी, ये देखना ज़रूरी है कि मजबूत कौन हुआ है और कमज़ोर कौन हुआ है पिछले 2019 के मुकाबले। आज जरूर रामकृपाल सर बता रहे हैं बिहार में वही स्थिति है जो कमोबेश पिछले समय थी, लेकिन बड़ा फर्क पड़ा है। फ़र्क ये है कि सर्वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत 15 से गिर के 7-8 पर आ गया है। तो कमज़ोर कौन हुआ? और ये सर्वे तो हुआ ही नहीं कि नीतीश कुमार को लेने के बाद बीजेपी के पॉपुलैरिटी में कितनी गिरावट आई ड्यू टू नीतीश, ड्यू टू क्रेडिबिलिटी फैक्टर, तो वो तो हुआ ही नहीं। तो वो संख्या एकजुट होने के बावजूद वो एनडीए कमज़ोर हुआ है और इंडिया मजबूत हुआ है, एक बात। दूसरी बात है कि यही चीज़ें दूसरी जगह में आपने महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना को बांट दिया, तो आप सोचते हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। यहाँ पर ओनस जनता का है, जनता तय करेगी कि जो ये चीज़ें हुई हैं, तोड़ फोड़, सरकार गिराना, खरीद फरोख्त और इलेक्टोरल बॉन्ड, तमाम नेगेटिव चीज़ें, चुनाव को खरीदने की कोशिश, इसके खिलाफ जनता खड़ी हुई है। अब आप एनसीपी को 2 पार्ट में बांट लेंगे और सोचेंगे कि आधा एनसीपी अजीत पवार, आधा एनसीपी शरद पवार, ऐसा नहीं होगा। जो सपोर्टर होंगे एक तरफा होंगे,
चाहे शिंदे का मामला हो, उद्धव ठाकरे का मामला हो। इसलिए संख्या के आधार पर कोई ये ना सोचे कि एनडीए स्ट्रांग हुआ है। एनडीए बेहद कमजोर हुआ है और उसका आधार मैं जनता को बता रहा हूं, ओनस जनता का है, क्योंकि जनता प्रतिक्रिया दे रही है। फिजा बदल गई है। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां जनता सड़क पर नहीं है, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मराठा का आंदोलन हो, पूरे देश में लोग आंदोलित हैं और ये सरकार के खिलाफ गुस्सा है। वो तमाम चीज़ें जो कह रहे थे कि राम मंदिर के बाद में जो आबो हवा बनेगी और पूरे यूपी समेट के ले जाएगी, वो हवा ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उस पर आंदोलन का असर है। और आंदोलन जब होता है तो आंदोलन, हमें जब आंदोलन शब्द आ गया तो एक बात बोलना ज़रूरी है कि आंदोलन, सरकार जब आंदोलन को अपना दुश्मन मान लेती है तो उसी समय में आंदोलन जीवी शब्द की पैदाइश होती है। आंदोलन हमेशा सत्ता को एक तरह से सहयोग करने के लिए होती है। असंतोष का संगठित रूप होता है आंदोलन, और उस आंदोलन एक अपॉर्चुनिटी होती है सरकार के लिए कि उस आंदोलन को एड्रेस करके जनता के दिल को जीत ले। अगर सरकार चाहे स्टेट की हो, चाहे सेंटर की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, कोई भी सरकार अगर आंदोलन को इस रूप में लेगी कि वो सरकार को सकारात्मक सहयोग कर रही है, तो इसीलिए आंदोलन की परंपरा भी है और राजनीतिक दल आंदोलन से जुड़े हुए भी होते हैं। और यही कारण है कि आंदोलन को आंदोलन जीवी के रूप में देख करके किसानों को के जिस तरह पे छात्रों पर जो जुल्म किए जा रहे हैं, मैं बस खत्म कर रहा हूं, जो छात्रों पर जो जुल्म किए जा रहे हैं, ये जुल्म आंदोलन जीवी के रूप में जो दिमाग में कीड़ा बैठा है उसका परिणाम है। जनता इसका जवाब देगी। ठीक है, आप कह रहे हैं जनता इसका जवाब देगी, लेकिन मूल प्रश्न को थोड़ा सा आप आंदोलन की ओर जो ले गए, मूल प्रश्न यही था जिस बारे में हमारे तमाम दर्शकों ने कमेंट किया, हर्ष जी, कि क्या गठबंधन जिसके बारे में अब तक कहा जाता है कि वो सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है, वो समझौता होना शुरू हो गया, क्योंकि टाइमलाइन काफ़ी पीछे चल रही थी, लेकिन क्या विपक्षी दल अब आपस में मानने लगे हैं? और दूसरा, क्या वो विपक्षी एकता, मजबूती से चुनाव देखने को मिलेगी? कई लोगों का ये आकलन था कि मजबूत नहीं हो पा रहा है, ये अपने धड़ों में बटे हैं, अब वो कह सकते हैं कि विपक्ष मजबूत होगा और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो चुनाव के समय तय होगा, और कोई भी गठजोड़ कमज़ोर हो या मजबूत हो, उसको लड़ाई में रहना है, ये तो कम से कम होना चाहिए। तो अगर हम इसको कहें कि कहाँ से शुरू करें, तो लड़ने की जिजीविषा बची हुई है। लगभग जो मैदान छोड़ते हुए दिख रहे थे तो लड़ रहे हैं, इतना ठीक है। अब इसके आगे की बात तो मैं पहले भी कहता रहा था, और उस वक्त जब मैं कह रहा था तो कई लोगों ने कहा कि नहीं ये तो ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा था ये जो इंडिया नाम दे दिया, वैसे तो इंडिया नाम देना नहीं चाहिए था, देश का नाम है, लेकिन फिर भी दिया, तो उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि छिन्न भिन्न हो जाओगे तो बड़ा बुरा लगेगा। तो अच्छा है कि देश के समझदार लोगों ने उसको कभी भी उस नाम से नहीं बुलाया, मैं भी नहीं बुलाता हूँ। लेकिन मैं तब भी कहता था कि ये यूपीए रह जाएगा बस। अब जरा आप देखिए ध्यान से, तो यूपीए प्लस आम आदमी पार्टी, और जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें देखिए, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम पंजाब में समझौता करने की स्थिति में नहीं, बहुत खुलेआम, भगवंत मान तो एक थी कांग्रेस, वो कहानी भी सुनाई थी। ये गठजोड़ जहां पर खड़ा है उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि उनको लगता है कि अगर हम सब मिलकर नहीं आए तो शायद हमारे लिए, जिसको कहते हैं ना कि पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर हमारी समाप्ति का ऐलान 2024 की तारीख होगी, मई 2024। दूसरा ये है कि नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर है कि बिना मिले हम कहीं दिखते नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं रह जाती। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तो क्या बात हो रही, हमारे घर की सीटें बच जाए, अमेठी रायबरेली, और हमारे घर की सीटें बच जाए, मैनपुरी बच जाए, आजमगढ़ बच जाए, यानी यादव परिवार और गांधी परिवार, इनको अपनी सीटें बचानी ही, बस इतने का समझौता हुआ। अब दूसरी तरफ क्या है, अगर आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हाल देखें तो उनको लगता है एक भी सीट नहीं मिल रही है, कहीं एक सीट मिल जाए। जब 60%, 50%, यानी दिल्ली की 7 की 7 सीट पर 53% प्लस मत हैं भाजपा के अकेले, वो दोनों मिलकर 40% पर आते हैं। ये स्थिति है, गठजोड़ किया है, अच्छा है, कम से कम अलग अलग नहीं लड़ना है, तो कम से कम लड़ाई कुछ होती दिखेगी, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आप बोल रहे हैं लड़ाई बेहतर होती दिख रही है। अनुराग जी, अब थोड़ा दूसरे राज्यों की तरफ बात कर लेते हैं, क्योंकि एक जिक्र जो खूब आ रहा है, बंगाल में क्या होगा, वहाँ पर एक दूसरा विषय जिस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन वहाँ पर वो लड़ाइयाँ तो विपक्षी खेमा भी आपस में लड़ता दिख रहा है। केरल का क्या होगा, पंजाब का क्या होगा, जहाँ पर समझौते होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये विपक्षी गठबंधन वहीं होगा जहाँ दोनों को या तीनों पक्षों को सहूलियत होगी, या एक पैन इंडिया हमको गठबंधन देखने को मिलेगा? देखिए, अगर हम पूरे इंडिया अलायंस, जिसके अब तो मैं हमेशा से इंडिया अलायंस ही बोल रहा था, क्योंकि मैं जब उन्होंने बोला है कि वो इंडिया अलायंस है तो मुझे बोलने में क्या जाता है,
लेकिन अब तो इंडिया अलायंस बोलने में मुझे भी थोड़ी सी हिचक हो गई है कि जिस तरह से उसकी हालत हुई है। देखिए, राजनीति में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है परसेप्शन की लड़ाई। आप जब बटन दबाते हैं उसके पहले ही परसेप्शन पे आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं वो बहुत कुछ मशीन पे डिसाइड हो जाता है। तो परसेप्शन की जो लड़ाई है वो इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं हार चुका है। कांग्रेस परसेप्शन की लड़ाई बहुत पहले हार चुकी है। तो जो इन्होंने एक परसेप्शन की लड़ाई इंडिया अलायंस के साथ पिछले 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले जो शुरू की थी, वो 2-3 महीने के अंदर ही वो पहले थोड़ा ढीले हुए, अब लगभग वो हार चुके हैं। इस समय अगर आप एक चीज़ को एनालाइज करें कि इंडिया अलायंस को बनाए रखने में जो सबसे ज़्यादा डेस्परेशन किसी पार्टी का है वो सिर्फ कांग्रेस का है। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। इनके जो परंपरागत सीटें हैं अमेठी और रायबरेली, वो इनको रिटेन करनी, सिर्फ इनके लिए सारी लड़ाई उन 2 सीटों के लिए है। अमेठी पे पिछली बार मार्जिन बहुत कम था, तो वो शायद इनको लग रहा है कि वो आ जाए। हालांकि राहुल गांधी ने वहां कोई काम नहीं किया। अगर समझदारी से चले होते राहुल जी तो शायद उन्होंने शायद मुश्किल से 2 या 3 विजिट वहां पे करी है पूरे पिछले 5 सालों में। रायबरेली सीट थोड़ी सेफ सीट है, लेकिन सेफ सीट तो अमेठी भी समझते थे। तो ये जो टोटल कांग्रेस का डेस्परेशन है वो अपने किले को या अपने परिवार की जो सीटें हैं उन्हें बचाए रखने के लिए है। और यूपीए या इंडिया अलायंस में अपने आप को एक बड़े भाई के तौर पे रखने की पूरी लड़ाई है। आप इसके अलावा किसी भी स्टेट में बात करें तो ये कहीं भी फाइट देते हुए नहीं दिख रहे हैं। एनडीए की जो स्ट्रेंथ है वो उन सब क्षेत्रों में है ही नहीं, या वहां पे तो उन्होंने गेन करना है। अगर आप देखें तो जितने भी बाकी स्टेट जहां पे ये सीटों के बंटवारे की बात हो रही है या सहमति बनाने की बात हो रही है, वहां तो एनडीए अब इस बार पहली बार या दूसरी बार पूरी दमखम से लड़ेगा। तो जब हम अभी दमखम से आ रहे हैं तो आप भी तो दमखम दिखाइए। जब आप दमखम नहीं दिखा पा रहे हैं तो एनडीए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ग्रो कर जाएगा। और इंडिया अलायंस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वेस्ट बंगाल में भी अगर आप देखें तो यहां पे जो एनडीए में प्रॉब्लम आज हमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है 2-4-5 साल बाद हमें दिखाई दे कि मोदी के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर मोदी। वो यहां पे समस्या है कि यहां पे हर आदमी प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। तो आप कैसे ये सहमति बनाएंगे, एक अलायंस कैसे फॉर्म करेंगे जब एक परिवार का मुखिया है ही नहीं, हर आदमी 5 साल का बच्चा भी अपने आप को मुखिया कह रहा है, तो आप कैसे परिवार चलाएंगे? ठीक है, मतलब जैसा हर्ष जी ने कहा था आप उसको आगे ले गए कि अपने अपने जो एस्पिरेशन है वो सबके हैं। समीर सर, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब नीतीश कुमार वाला पूरा एपिसोड हुआ, जब वो भाजपा के साथ आए, तब ये बात चल रही थी और आपने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि पहली बात, अगर वो जो खेमा बन रहा है उस कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया जाए, और इसलिए लगातार उसमें टूट या वो जयंत को साथ लाना सब कुछ दिखाई दे रहा था। उन कोशिशों के बावजूद अब जो इंडिया बनता दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की इसकी काउंटर रणनीति क्या कुछ है? क्या वो तैयारियां चल रही हैं कि वो इससे कैसे निपटेंगे, इससे कैसे लड़ेंगे? कोई तैयारी इसको लेकर भी है? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो बात हो रही है, मुझे लगता है खाली उत्तर प्रदेश के अंदर एक गठबंधन हुआ है जहां अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मुझे अभी सिर्फ एक आम आदमी पार्टी ने जरूर कहा है कि दिल्ली के अंदर 60 सीटों में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में कोई गठबंधन हुआ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के अंदर कोई और बचा नहीं है। ममता बनर्जी से हालांकि कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है, कुछ सीटों पे चर्चा हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के पास इंडिया गठबंधन से बहुत कुछ मिलने वाली स्थिति है नहीं। अगर कांग्रेस को जिन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे लड़ना है, उस स्थान पर कांग्रेस अपने आप को संगठनिक रूप से मजबूत करती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी। अखिलेश यादव क्या मदद करेंगे? सिर्फ रायबरेली और अमेठी में मदद कर पाएंगे। बंगाल में ममता बनर्जी क्या कर पाएगी? 2 सीटों पे कांग्रेस की मदद कर पाएगी। तो कांग्रेस के पास जो असली ताकत थी वो जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ उसको सीधे सीधे लड़ना है, जहां कोई गठबंधन का सहयोगी उसकी मदद नहीं करेगा। न अखिलेश यादव करेंगे, न ममता बनर्जी करेगी, न उद्धव ठाकरे कर पाएंगे, न स्टालिन कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है उन राज्यों में जहां पर जैसे मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, गुजरात हुआ, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधे सीधे लड़ाई होने वाली है। तो यहाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन किसी भी रूप से सहयोगी नहीं होने वाला है।
कांग्रेस को जिन राज्यों में अपनी दम पर लड़ना था वहां कांग्रेस ज़्यादा फोकस करती तो कांग्रेस में लगता है बेहतर स्थिति में होती। कांग्रेस ने वो राज्य तो छोड़े, कांग्रेस उन राज्यों के ज़्यादा फोकस करने लगी जहां पर उसकी निर्भरता अपने सहयोगी दलों के ऊपर थी। और वो ममता बनर्जी को से बात करने लगी कि हमें 2 की जगह आप 10 सीटें दे दो। अखिलेश से बोलने लगी कि 2 की जगह हमें 17 सीटें दे दो। आज अखिलेश ने अगर 17 सीटें आपको दे भी दिए तो आपके पास 17 सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवार तो होना चाहिए जहां आपके उम्मीदवार जीत सके। सीट लेना एक समस्या का समाधान नहीं कि सीट तो आप ले लोगे, लेकिन क्या वहां पर उम्मीदवार है जहां आपका संगठन है आपको जितवा पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती रही कि उन्होंने उन सीटों पर ध्यान दिया जहां उसका वजूद नहीं था और जहां वो लड़ सकती थी, जहां उसका संगठन है, जहां वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती, उन राज्यों को कांग्रेस ने पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो कांग्रेस से एक रणनीति से मुझे लगता है ये गलती हुई है। अभी भी कांग्रेस के पास विकल्प है कि वो महाराष्ट्र के अंदर एक बेहतर गठबंधन बनाने की सोचे। अभी तक महाराष्ट्र के अंदर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को उसकी दिशा में ध्यान आना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती की बात है, मुझे लगता है कि विपक्ष कितना भी इकट्ठा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप से और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल का काम और संघ और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस स्थान पर है वहाँ पर विपक्ष मिलकर भी आज की तारीख में चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। और मुझे लगता है कि 10 साल बाद प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बाद अभी तक विपक्ष कोई ऐसी नैरेटिव नहीं सेट कर पाया है, ऐसी बात लेकर नहीं आ पाया जिससे लगे कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी किसी मामले में डिफेंसिव मोड में हो। 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी आज 370 की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए 400 सीटों की बात कर रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास बताता है कि वह लड़ाई कितने आसानी से जीतने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और विपक्ष आज भी 370 के अगेंस्ट में यह बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या वो सब मिलकर 200 सीटों पर पहुंचने की स्थिति में है। ममता बनर्जी जो इस गठबंधन का एक अहम हिस्सा रही है, वो तो राहुल गांधी को प्रवासी पक्षी बोल चुके हैं। उन्होंने तो कहा था कि अगर कांग्रेस 40 सीटें भी बचा ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बन चुकी है, मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनौती जैसे कि इसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है, अब 2 हमारे दर्शक हैं। चूंकि एक शब्द बोला जो ममता जी ने कहा था प्रवासी पक्षी, और रायबरेली को लेकर भी बार बार बात होती है कि वो तो बड़ी सेफ सीट है। तो 2006 के उपचुनाव में करीब 4,17,000 का अंतर था जो सोनिया जी जीती थी। 2019 में वो 1.5 लाख रह गया है। ये मतलब ये तथ्य के तौर पर जानना जरूरी है। अमेठी में भी 2014 में 1 लाख के अंतर से राहुल गांधी जीते थे और 2019 में 50,000 से ज़्यादा अंतर से हार गए। मतलब 1.5 लाख सीटें, 1.5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी ने गेन कर लिया। तो जो अभी समीर जी ने शब्द इस्तेमाल किया, इसीलिए मैंने संदर्भ के लिए सिर्फ जोड़ा, प्रवासी पक्षी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली और अमेठी में प्रवासी नेता की तरह राजनीति कर रहे हैं। आज के समय में पिकनिक पॉलिटिक्स नहीं चलती भैया कि जब मन किया तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमने गए। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब वहां से जुड़िए, काम कीजिए, वहां के लोगों को लगे कि उनका नेता है। ठीक है विनोद साहब, 2 कमेंट हैं और मैं इस बारे में थोड़ा सा आना भी चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर है जिस गठबंधन के बाद, क्योंकि वहीं से स्वरूप दिखाई दे रहा है। मायावती बड़ी स्ट्रांग कैरेक्टर है। लोग बोल रहे हैं कि इस गठबंधन में वो कास्ट कॉम्बिनेशन फिट नहीं हो रहा जहां मायावती लाभ दे सकती थी। वो शायद सबसे मुफीद गठबंधन होता कि अगर वो भी शामिल हो जाती। तो प्रयास तो शुरू हुए, लेकिन अभी भी क्या उसमें कुछ कमियां हैं? अभी भी वो जो लड़ाई पर वो बहुत स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा। और उत्तर प्रदेश की बात इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है, वो सबसे बड़ा सूबा है। अगर वहां अच्छा परफॉर्मेंस आ गया तो परिणामों पर भी वो अंतर दिखाई देगा। अब क्योंकि पूरे पैनल में अभी जयदीप जी बोले नहीं है और प्रेम जी को छोड़ के सबने मरसिया पढ़ दिया विपक्ष का कि विपक्ष इस देश से ख़त्म हो गया चुनाव, तो मुझे थोड़ा सा कुछ बोलना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपके सवाल पे आऊँगा। देखिए, गिलास आधा खाली आधा भरा है, अब देखते आप कैसे हैं उसको। प्रेम जी ने उसको आधा खाली देखा, बाकी लोग उसको आधा भरा देख रहे हैं, तो अपना अपना नज़रिया है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। नरेंद्र मोदी जी सबसे देश के लोकप्रिय नेता हैं। रणनीति के स्तर पर अमित शाह जी का कोई मुकाबला नहीं है। तंत्र के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, साधनों के स्तर पर, परसेप्शन के स्तर, हर मामले में वो 21 है। इसके बावजूद बिहार में उसको नीतीश कुमार की ज़रूरत पड़ती है। इसके बावजूद उनको जयंत चौधरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके बावजूद एनसीपी तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बावजूद शिवसेना तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू से पीछे बात करने की ज़रूरत पड़ती है। अकाली दल को भी संदेश भेजना पड़ता है, बहुत मजबूत होने के बावजूद। तो और बहुत मजबूत होने के बावजूद ये भी चिंता रहती है कि हर भाषण में प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पर हमला करते हैं सबसे ज़्यादा। राहुल गांधी कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी निशाने पर रहते हैं। तो इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि वजह क्या है ऐसा।
हम लोग भले मरसिया पढ़ते हैं, लेकिन न तो बीजेपी ने मरसिया पढ़ा है, न प्रधानमंत्री जी ने मरसिया पढ़ा है। वो ग्राउंड रियलिटी हमसे आपसे ज़्यादा जानते हैं। इसलिए मैं उस दृष्टि से इस चीज़ को देखता हूँ कि कहीं ना कहीं विपक्ष की चुनौती, जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था उस दिन आप रिएक्शन देखते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, घमंडिया, इंडियन मुजाहिदीन और जाने क्या क्या विशेषण नवाजा गया था, वो घबराहट थी। और उसके बाद जब नीतीश कुमार छोड़ के गए तो बड़ा राहत चैन की सांस ली गई कि अब थोड़ा, और अब तो ख़त्म ही हो गया। अब देखिए अभी हुआ कि साहब कहीं, जैसे हमारे मित्र हर्षवर्धन जी ने कहा यूपीए है, भाई यूपीए में अखिलेश नहीं थे 2019 में, अब अखिलेश है उसमें। यूपीए में आम आदमी पार्टी नहीं थी, अब आम आदमी पार्टी है उसमें। तमिलनाडु में गठबंधन में कोई समस्या अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ रही है, सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बिहार में भी आरजेडी और उनके बीच फार्मूला तय हो गया है, 28 सीटें आरजेडी और 7 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें लेफ्ट लड़ने की बात हो गई है, सीटें चिन्हित हो जाएंगी। महाराष्ट्र में अभी राहुल गांधी की, शरद पवार, उद्धव ठाकरे से बात हुई, बातचीत शुरू होगी, 8-9 सीटों में पेच है, उम्मीद है सुलझ जाना चाहिए जी। बंगाल की एक समस्या है, बंगाल में कांग्रेस कह रही है ममता बनर्जी से बातचीत हो रही है, ममता बनर्जी की तरफ से कोई संकेत नहीं है, क्योंकि उनको आसाम में और मेघालय में सीट चाहिए, मेघालय में उनको मुकुल संगमा के लिए सीट चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं और इंडिया गठबंधन में अंतर्विरोध तो शुरू से है, इससे किसने इनकार किया? उसके समर्थकों ने कभी इनकार नहीं किया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एनडीए को भी तो लोग छोड़ के गए हैं, AIDMK छोड़ के गई है, अकाली दल गया है, शिवसेना गई है, तो ऐसा नहीं है कि छोड़ के ओम प्रकाश राजभर गए और फिर लौटे और क्या क्या नहीं बोले थे वो। तो राजनीति में आना जाना इधर से उधर लगा रहता है, इसलिए मुझे लगता हूँ कि एकदम से चुनाव से, ठीक है मैं बात मानता हूँ आज की तारीख में एनडीए और बीजेपी 21 है, लेकिन एकदम से मैं इस बात से सहमत हूँ हमारे हर्षवर्धन की, उनका कि चुनाव में मुकाबला थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। तो जब मुकाबला अच्छा देखने को मिलेगा तो थोड़ा मैच अच्छा होगा, तो उसमें जब चौके छक्के इधर से भी लगेंगे तो हम भी ताली बजाएंगे कि इधर से भी लगते हैं। तो मैं नहीं मानता कि एकदम से विपक्ष की चुनौती खत्म हो गई है, कमज़ोर जरूर है ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरह देश में अभी किसान आंदोलन का मसला चल रहा है, उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक जिस तरह पुलिस भर्ती का हुआ और कितने ज़्यादा युवाओं ने प्रदर्शन किया, ये सब मुद्दे भी हैं और रहेंगे। पर्चा लीक को राजस्थान में सबसे ज़्यादा बीजेपी ने उठाया था, आज उन्हीं के राज्य में पर्चा लीक हो गया सिपाही भर्ती का, और किस तरह से लीक हुआ इतना। और तो मुद्दे ज़मीन पर हैं, ऐसा नहीं मुद्दे नहीं है, सब कुछ हरा ही हरा नहीं दिख रहा है, कुछ काला पीला भी है। तो परसेप्शन की बात जरूर है कि परसेप्शन में हमको सब हरा दिख रहा है। तो एक तो ये, जहाँ तक आपकी मायावती वाली बात है, मैं 1-2 लाइन में ख़त्म करता हूँ, बजर बच गया है। मायावती जी क्या करेंगी या तो वो जानती हैं या बीजेपी जानती है, और कोई नहीं जानता। तो मुझे नहीं लगता कि अब मायावती जी के इंडिया गठबंधन में आने की कोई गुंजाइश मुझे इसलिए नहीं लगती कि सीटों का बंटवारा हो चुका है 17 और उसके बाद अब वो फिर से, और शायद अब कांग्रेस ने भी वो कोशिश बंद कर दी है जो पर्दे के पीछे चल रही थी, क्योंकि मायावती जी की अपनी चाल है, अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगी। चुनाव के बाद वो कहाँ जाएंगी, किसके साथ, सबको मालूम है। चुनाव से पहले वो समझौता करती नहीं है बीजेपी से, और चुनाव के बाद वो कोई संकोच भी नहीं करती हैं। ठीक है जयदीप सर, मैं जो सवाल लेकर आपके पास आना चाहता हूँ वो ये है कि तमाम बड़े भाई वाली बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है कि 370 हम अपनाएंगे और उसके बाद एनडीए 400 लाएगा, इसके लिए वो उतनी सीटों पर लड़ेगी। और कांग्रेस अगर सीटें छोड़ेगी तो क्या वो जो बड़ा भाई वाली बात होती है किसी भी गठबंधन में, क्या कांग्रेस उतनी सीटें भी लड़ पाएगी कि वो अगर परिणाम मुफीद आए तो वो बड़े भाई वाली स्थिति में आ पाए? देखिए उत्कर्ष, इसी खबरों के खिलाड़ी के शो में लगातार हमने जब से गठबंधन बना है तब से लेकर अभी तक अलग अलग पहलुओं पर बहुत चर्चा की है लगातार, और सबसे बड़ी बात यही थी कि गठबंधन की पहली शर्त होती है कि अपने हिस्से की ज़मीन देना, बरसों से तैयार किए हुई जो अपनी ज़मीन है उसको देना। वो ये वैसा ही है जैसे अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर रख देना। क्या वो हो पाएगा? और अगर वो होता हुआ दिख रहा है, चाहे मजबूरी में ही सही, तब गठबंधन की ये पहली शुरुआत होती, पहली सीढ़ी होती है। शुरुआत में हम बात कर रहे थे तो रामकृपाल सर ने ही कहा था कि भाई आप बात कर रहे हैं कि गठबंधन में दरार आ गई, जब दीवार ही नहीं है तो दरार कहाँ से आएगी। तो चूँकि रामकृपाल जी ने शुरू में दुष्यंत कुमार जी को पढ़ा था, तो मैं भी कोशिश करता हूँ दुष्यंत कुमार जी को ही पढ़ दूँ कि आज यह दीवार भी पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार भी पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त मगर यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। तो उनकी जो सबसे मशहूर गज़ल है, फ़कत हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, उसकी पंक्तियाँ हैं। तो अब अगर दीवार खड़ी हो और हिलने लगे और बुनियाद उसकी नहीं हो मजबूत, तब दिक्कत शुरू होगी इस गठबंधन के लिए। अगर आपने कलेजे के टुकड़े निकाल कर देने शुरू किए तो उसकी कीमत होती है। अगर आज इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी केवल 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ेगी तो क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि आपके जो कार्यकर्ता उन सीटों से लड़ रहे थे, या आपने वहाँ पर जो टीम तैयार की थी, अब उसकी जो मायूसी हो, चाहे 17 सीट, और ये गठबंधन वहाँ से फैलकर आगे जाता है क्या, तो देखना चाहिए। आपने जो बड़े भाई वाला सवाल पूछा, कांग्रेस बहुत लंबे समय से अपनी बड़े भाई की भूमिका नहीं निभा पा रही है, यही तो सबसे बड़ा सवाल था। इस पूरे गठबंधन के मामले में
सबसे बड़ा त्याग अगर किसी को करना था तो कांग्रेस को ही करना था। ये पूरा गठबंधन रुका ही उस सिग्नल पर था। आउटर पर गाड़ी खड़ी इसलिए थी कि क्षेत्रीय दल अपनी ज़मीन मजबूत कर चुके हैं, कांग्रेस के हिस्से को खाकर ही वो वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर वो आज हैं, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे बाकी दूसरे जितने भी क्षेत्रीय दल हैं। आज उसी कांग्रेस को वो अपना हिस्सा देने के लिए राजी नहीं होंगे। कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए। जो अनुराग जी कह रहे थे बिल्कुल सही बात है, जिसको समझौता करना था वो झुकने को तैयार नहीं था। उसने सबसे पहले एक चांस लिया कि अगर कर्नाटक के बाद हमको आगे भी विधानसभा के जो चुनाव है उसमें उसी तरह का बहुमत मिल जाता है तो हम बड़े भाई की भूमिका में आएंगे और हमारी नेगोशिएशन बेटर हो पाएगी, हम ज़्यादा बार्गेन कर पाएंगे। वो दांव फेल हो गया। विधानसभा के चुनाव में उसी तरह की सफलता आपको नहीं मिल पाई जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे थे, और फिर आप उस गठबंधन में हावी होकर बड़े भाई की भूमिका निभाकर शायद जो साझेदारी है उसमें बड़ा हिस्सा ले पाते। उसके बाद वो यात्रा पर निकल गए इस इंतजार में कि देखें कहाँ जाता है। लेकिन मैं ये मानूंगा कि जिस समय भी ये गठबंधन होना शुरू हुआ है उसकी टाइमिंग अभी भी ठीक है। अभी भी अगर अपने पत्ते दुरुस्त कर ले विपक्ष, इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश के लोकतंत्र को एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। चाहे कितनी मजबूत सरकार हो, चाहे कितना ही प्रचंड उसका जनाधार हो, उससे कमियां होती हैं, उससे गलतियां होती हैं। उन गलतियों को नहीं भुना पाना विपक्ष की कमजोरी होती है। इसी तरह से जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उसने किस तरह से भुनाया है, कुछ नहीं तो इसी से सबक ले लो आप। कितना जबरदस्त उन्होंने उसके खिलाफ तथ्यों के साथ लगातार सड़कों पर प्रदर्शन किया। एक दिन में वो माहौल नहीं बना है। सारे घोटालों को जिस तरीके से उजागर किया गया, आपको इनके घोटाले नहीं मिल रहे हैं तो ये आप ढूंढ के बताइए कोई कमियां होंगी। रोजगार, अब पेपर लीक की बात की है ना विनोद जी ने, दूसरे इस तरह के मुद्दे, राजस्थान में पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा बना। तो मुझे लगता है कि शुरुआत है गठबंधन की, बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस हो सकती थी पर अब तो नहीं है। और जो महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि संक्षेप में अगर हम दूसरा राउंड करेंगे तो प्रेम जी यहीं से मैं शुरू करना चाहता हूं कि इस पे पेपर लीक वाले पे एक लाइन में बोल देता हूं क्योंकि सही बात कही और मुझे सचमुच आश्चर्य होता है कि मुद्दे तो हर जगह हैं, लेकिन उन मुद्दों पर क्या विपक्ष उसको किसी भी तरह जनता के साथ जोड़कर आंदोलन कर पाता है। मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूं कि वो टिप्पणी ऐसे करते हैं कि अरे अब तो पेपर लीक हो गया, अब भी तुम अंधभक्त बने रहोगे क्या, अब भी भाजपा को वोट देंगे। नैरेटिव जो है बड़ा निगेटिव है। और देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आप अभी 2 परीक्षा हुई, दोनों में पेपर लीक के आरोप लगे हैं, दोनों के ARO और पुलिस भर्ती कांस्टेबल। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना कड़ा कानून बनाया है और जिस तेजी में सॉल्वर गिरोह पकड़े गए हैं, शायद जब उस तरह से आप तंज के अंदाज में कहते हैं, निगेटिव अंदाज में, तो आपकी सही बात भी लोगों को कम समझ में आती है। मेरा सवाल भी वही था प्रेम सर आपके लिए, जहां जरीफ सर ने खत्म किया था। मुद्दे हैं लेकिन वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहां दिखाई दे रहा है कि किन मुद्दों पर आएंगे। अभी तो सीट वाला मामला फंसा है, आपकी वो रैलियां, आपकी वो बातें क्या होंगी। और वो जो दूसरी बात है, जिन ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, चाहे वो न्याय यात्रा चल रही हो या वो, क्यों नहीं कोई नेता उन बच्चों के साथ बैठ जाता और एक मुद्दा हो जाता कि हाँ हमारी आवाज़ उठाई जा रही है। अगर वो अभी भी सोशल मीडिया से और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक चलेगा तो जमीन पर आने में, मतलब मैं सिर्फ उसको इस तरीके से पूछ रहा हूँ, ये संयुक्त प्रचार कब दिखने लगेगा और संयुक्त मुद्दों की बात कब दिखेगी। देखिए बात घूम फिर करके आंदोलन पर ही आती है उत्कर्ष जी। आंदोलन जनता करती है और आंदोलन करने के लिए वातावरण बनाने का काम नेतृत्व करता है। यात्राएं भी इसीलिए होती हैं। गांधी जी भी यात्रा करते थे इसलिए कि जनता का असंतोष संगठित हो, और आज भी यात्रा हो रही है और जनता के असंतोष को जुबान देने के लिए यात्रा हो रही है। कोई ये कहे कि जनता से परे है वो, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है। उस असंतोष को जुबान देने के लिए यात्रा है। जो छात्र समुदाय उठ खड़ा हुआ है, अपने दम पर खड़ा हुआ है, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। और वहाँ जब पल्लवी पटेल नेता जैसी नेता खड़ी होती है, या अखिलेश यादव बोलते हैं, या कांग्रेस के नेता जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस आंदोलन को जान नहीं आती है और ये नहीं मिलता है, नई स्फूर्ति नहीं मिलती है। लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य के घर में छात्र पहुंचते हैं और उनको डंडों से पीटा जाता है, तो फिर इस सरकार की पोल खुल जाती है कि ये आंदोलन के प्रति ये क्या रुख रखते हैं। ये तो आंदोलन को अपना दुश्मन मानते हैं। ये तो पेपर लीक, पूरे पेपर लीक का इतिहास खोल करके रख दीजिए। परीक्षा कराने वाली जो एजेंसियां हैं, एक गुजरात की एजेंसियां हैं, इनमें से 2, 3, 4 उनको ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद उनको दोबारा परीक्षा कराने के लिए दिया जाता है। अभी हालांकि जो मामला है वो तो UPPSC से भी जुड़ा हुआ है और दूसरी चीज़ें भी है। लेकिन
इसके तुरंत मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। ये जो पूरा जो चल रहा है राजनीति जो चल रही है उसमें हम बोलना चाहते हैं कि ये राजनीति जनता बदल रही है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल कांग्रेस बड़ा भाई हो जाए, कोई छोटा, गठबंधन में कोई छोटा बड़ा भाई नहीं होता है। और न तो कांग्रेस का भला करने के लिए सहयोगी दल इकट्ठा हुए हैं, न सहयोगी दल का भला करने के लिए कांग्रेस इकट्ठा हुई है। ये जनता का दबाव है कि इस सरकार को बदलो, अन्यथा ये दल इकट्ठा नहीं हो पाते, सारे ईगोज टकराते रहते। लेकिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता का जो आया है कि सरकार को बदल देना है, इसी वजह से ये गठबंधन उठ खड़ा हुआ है, जिसकी कोई संभावना लोग नहीं देख रहे थे कि गठबंधन तो बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन असंभव अगर संभव हो रहा है तो इसके पीछे जनता सत्ता को बदलने की जो इच्छा रखती है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए पूरी कायनात मदद कर रही है। ठीक है, आपने जो शब्द बोला उसको मैं ये बोल रहा हूँ कि भाजपा भी दूसरे तरीके से बोलती है। बोल रहे हैं तो एक लाइन जोड़ दी उसमें कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के खिलाफ बोला था। पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के खिलाफ बोला पिछड़ा दलित अलायंस नहीं हो रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है उसका नहीं हो रहा है, तो पल्लवी पटेल अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। जो इन्होंने बोला सर, मैं आपसे सवाल वही पूछना चाह रहा था। और एक शब्द इन्होंने बोल दिया जिसको भाजपा भी बड़ा अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है, जिन्होंने कहा कि असंभव का संभव हो रहा है, यानी नेचुरल अलायंस नहीं है। दूसरा, इससे एक सवाल जो आगे ले जाना चाहता, जिसकी तरफ विनोद सर ने भी इशारा किया था कि कांग्रेस के लिए आगे की राह क्या है। अभी तो चलिए वो स्थितियां समझ रही हैं, परिस्थितियां समझ रही हैं और वो समझौते कर रही जो होने चाहिए थे, लेकिन आगे कहां? देखिए नहीं, आप कुछ ऐसा है कि आशावादी होने के लिए भविष्य फ्यूचर टेंस में हमेशा बने रहना ज़रूरी होता है कि जब आपने कोई उम्मीद की, गलत साबित हुआ, फिर एक नई उम्मीद कर दीजिए। तो फ्यूचर टेंस अखबार में, चैनल पर हमारे एक रिपोर्टर थे, विनोद जी जानते होंगे, वो लखनऊ में नवभारत टाइम्स में, वो हमेशा जो खबर लिखते थे वो हमेशा गागी गे में ऐसा होगा, ऐसा होगा, और मैं लगातार देखता था। मैंने उनसे कहा कि आप फ्यूचर टेंस की खबर नहीं लिखेंगे। आपने लिख दिया कि फलाना मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा, एक श्रीपद मिश्रा बने मुख्यमंत्री तो अगले ही 15 दिन के भीतर लिख दिया गया हटाया जाएगा। 2.5 साल के बाद जब वो हटे तो उस संवाददाता को उन्होंने बुलाया कि आपकी खबर सही निकल गई, इधर आइए, इधर आइए। बोले कौन सी खबर? बोले जब मैं मुख्यमंत्री बना था तभी आप लिख दिया हटाया जाएगा। तो ऐसा है कि मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 15 मई को जो नतीजे आएंगे क्या होगा। अभी 3 जो नतीजे आए थे उसके पहले की भविष्यवाणियाँ सबकी देख लीजिए, अब उस पर नहीं जाएंगे। आगे की भविष्यवाणियाँ, मैं 2 चीज़ कह रहा हूँ। कांग्रेस वाली बात आपने सही कही। 2017 में जब कांग्रेस ने 100 सीटें मांगी थी, मैंने एक चैनल पर बहुत बोला था कि ये कांग्रेस आत्महत्या कर रही है। 400 सीट में अगर आप 100 सीट मांग रहे हैं और आप साथ साथ ये कह रहे हैं कि 19 में मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ, तो जब विधानसभा में आप 1/4 सीट मांग रहे हैं तो 20 सीट से ऊपर कैसे आप 2019 में मांगेंगे? मैंने कहा कांग्रेस को संगठन पर ध्यान देना चाहिए, सत्ता अपने आप आएगी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस जो कभी क्षेत्रीय दलों को बैसाखी बनाती थी, वो कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की बैसाखी बन गई। और मैं एक बात आपको बता दूं, आज जो भी आप ये सुन रहे हैं ना कि 2 सीट दे रही हैं ममता जी, 3 सीट दे रही हैं, कर्नाटक का जिस दिन चुनाव परिणाम आया था, मेरी पहली प्रतिक्रिया थी एक टेलीविज़न पर, मैंने कहा कि ये नतीजे क्षेत्रीय दलों के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। आज ममता बनर्जी ये सबको देखिए, कर्नाटक और तेलंगाना के बाद एक मैसेज तो क्लियर हुआ है कि माइनॉरिटी वोट, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो 92 के बाद बिल्कुल अलग हो गया था, कांग्रेस को छोड़ के क्षेत्रीय दलों के पास चला गया था, वो वोटर, माइनॉरिटी वोटर थक गया है। और उसको ये है कि जब तक बीजेपी के खिलाफ कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं आती है तब तक कुछ नहीं होगा हमारा किसी एक क्षेत्र में। और 2022 में पूरी तरह से माइनॉरिटी अखिलेश के साथ थी, उसके बावजूद हार गई। तो ममता बनर्जी अगर आज, क्षेत्रीय दल क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं अगर 1-2 सीटें कांग्रेस को देने से माइनॉरिटी वोट अगर डिवाइड नहीं होता है तो इसमें फ़ायदा है। यही सोच के अखिलेश कर रहे हैं, यही सोच के अगर करेंगी तो ममता जी करेंगी, बशर्ते कि लेफ्ट को वो साथ छोड़ दें। तो ये जो चीज़ें होती हैं,
जो आपने एक बात अभी आई थी, मोदी जी कांग्रेस पर क्यों अटैक करते हैं, मुझे एक बात बताइए। मोदी जी बनारस के सांसद हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और आपको याद होगा कि 2019 के पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें था कि सभी जितने एमपी हैं सब अपना रिपोर्ट कार्ड दें। मोदी जी उस सभा में गए और अपना रिपोर्ट कार्ड उन्होंने दिया उस मीटिंग में। मोदी जी जब बनारस में गए हैं कल परसों में, कल उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 दिन पहले कोई एक नेता जाके कहे कि काशी के लड़के जो है वो शराब पी के नाचते हैं, और उसके बाद जिस तरह की बात 22 जनवरी के बारे में की जाए, तो मोदी क्या उस पर चुप रहेंगे? राहुल जी के लिए नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने एड्रेस किया कि तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है, मैं तुम्हारा प्रतिनिधि हूँ। और ये चीज़ें कोई भी होता, किसी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता, वो चाहे खड़गे जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाके कोई एक अंधा आदमी बोला होता तो खड़गे जी भी उसका प्रतिरोध करते। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, हर चीज़ को वो कांग्रेस पर क्यों बात करते हैं, कांग्रेस पर क्यों बात करते हैं? अरे भाई, कांग्रेस के उस महान जननायक को बताइए कि वो बात कैसी करता है। ऐश्वर्या राय जहाँ नहीं थी वहाँ कह रहा है ऐश्वर्या राय नाच रही थी। ये इस देश के किसी बड़े लीडर के बारे में कोई ऐसा कह सकता है? देखिए, हार की निराशा बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को हताश कर देती है, और ये बयान जो था हताशा का बयान था, पराजय का बयान था। केजरीवाल जिसके साथ समझौता कर रहे हैं वो खुद ही 29 की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि चीज़ों को संदर्भ में देखना चाहिए। ठीक। हर्ष सर, मैं यहीं पर आना चाह रहा था, ये जो बयानों के अंतर विरोध वाली बात, क्योंकि आपने पल्लवी पटेल का जिक्र किया तो मुझे आपके लिए वही सवाल मिला था। राहुल गांधी कुछ कहे और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का अपने अपने स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर इस पर जवाब देना मुश्किल था, खासतौर पर उस इलाकों के। क्या ये जो सामंजस्य, और इसलिए मैंने वो सवाल उठाया था जिसको प्रेम सर आंदोलन पर ले गए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर नहीं होगा, मुद्दे नहीं होंगे, तो सिर्फ साथ आने का फायदा क्या अधूरा रह जाएगा, या आपको लगता है वो भी बन जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। अगर आपका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, कोई साझा एजेंडा नहीं है, तो मुश्किल है। और देखिए, इस पर मैं ज़रूर टिप्पणी करना चाह रहा था, हालांकि रामकृपाल सर ने पूरी बात कह दी है। जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो हमला उनके ऊपर नहीं होगा ये सोचना भी मतलब बहुत विचित्र सा होगा। एक आदमी जो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। आपने जिक्र किया ऐश्वर्या राय नाचती है, अमिताभ बच्चन नाचता, मतलब इस तरह से कैसे कोई। और कमाल की बात यह है कि समाजवादी पार्टी सहयोगी है, जया बच्चन जी की वो पुत्रवधू हैं। कोई भी हो, कोई एक महिला अपनी शक्ति से, अपने परिश्रम से किसी जगह पहुंचती है, आप उसका बेवजह का संदर्भ लाते हैं। फिर आपको उत्तर प्रदेश का भविष्य वो शराब पी के नाचता और लुढ़कता दिखता है। क्या सारे लोग जितने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आते हैं वो सब शराबी आ रहे हैं? क्योंकि और तो कोई आप गए नहीं थे, बनारस कोई आप जाते तो है नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जाते भाई, अमेठी नहीं जाते। ये सारी चीजें हावी हो जाती हैं गठजोड़ के ऊपर। यानी राहुल गांधी की जो भाषा, जो वो बोलते हैं, जिस तरह से उन्होंने उनको कुछ नहीं मिला तो एक पत्रकार को जिस तरह से उन्होंने अपमानित किया, बेइज्जत किया, वो बेचारा मतलब पिछड़ी जाति का था, शिव प्रसाद यादव जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, उसको पीट दिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। राहुल गांधी की हरकतें, वही शब्द मैं उधार ले रहा हूं फिर से, हताश, निराश, कुंठित नेता की है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। तो उसको लगता है चलो कुछ करेंगे तो शायद थोड़ा विभाजन हो जाए, थोड़ा दो लोग आपस में लड़ने लगे, थोड़ा एक दूसरे के खिलाफ कुंठा। ये ठीक नहीं है। उसमें एजेंडा कहां रह जाता है, ना एजेंडा ध्यान में आता है, ना नेता ध्यान में आता है। एक आदमी जो कुछ भी बोले जाता है। और इसमें मैं ये जोड़ के खत्म करूंगा, जब राहुल गांधी को हीरो बनाने के लिए एक यात्रा चली है, तो पार्टियों के गठजोड़ को बड़ा कैसे बना सकती है? असली संकट वहां छिपा हुआ है। इसको जब तक नहीं ठीक करेंगे, और वो ठीक होता आप दिख नहीं रहा, चुनाव में वक्त भी नहीं। ठीक है अनुराग जी, एक सवाल जिसकी ओर मैं अब आना चाहता हूं, वो यही जो बात हो रही है, क्या ये गठबंधन जो है अपने अपने नेताओं को बड़ा बनाने का है? जैसे अखिलेश यादव ने, उनकी बात हुई थी और वो पत्र भी है, वो सार्वजनिक है, उन्होंने कहा था अमेठी रायबरेली में हम यात्रा में जुड़ेंगे, और वो नहीं गए क्योंकि 2 सीटों की बात नहीं बनी। तो हर नेता अपने ईगो को सेटिस्फाई करके गठबंधन बना रहा है, ना कि गठबंधन बनाने के लिए गठबंधन बना रहा है। देखिए, ये जो पूरा गठबंधन को अगर आप एक देखेंगे उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो ये पूरा गठबंधन है कि माइनॉरिटी वोट बटने ना पाए। एक जो अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की अगर हम बात करें, तो जो बोला नहीं जा रहा लेकिन अंदर खाने वो यही है कि माइनॉरिटी वोट ना बटे। ये हमारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। ठीक है, इसके बाद में प्रेम जी की ने आंदोलन को लेके बहुत बातें करी, उस पर मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा। एक मैं कांग्रेस की एक पॉलिटिकल विजडम पे एक बहुत हंसी आती है। आज शायद महीने 2 महीने का चुनाव का इस समय
आप कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, वो जो है यात्रा कर रहा है और कार्यालय खाली पड़े हैं, आपकी सारी मशीनरी आपकी यात्रा में लगी हुई है। आपके यहाँ चुनाव की तैयारी कैसे हो रही है, आपके यहाँ स्ट्रैटेजी कैसे बन रही है, आपके यहाँ कैंडिडेट्स के इंटरव्यू कौन ले रहा है, आपके यहाँ कैंडिडेट्स सीट वाइज एनालिसिस कौन कर रहा है या यात्रा कर रहे हैं। यात्रा आपके नेता को तो बड़ा बना देगी, जो आपने बात करी, आपके नेता को बड़ा बना देगी सोशल मीडिया पे। वोट में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है वो एक अलग की बात है, लेकिन आपके नेता को सोशल मीडिया स्टार तो बना देगी, लेकिन उसका चुनाव में ईवीएम मशीन पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा वो एक बहुत बड़ी चीज है। वो नहीं होता है हिंदुस्तान की राजनीति में, वो आमतौर पे नहीं होता है। और आंदोलन की एक बात जो बार बार हो रही है, आंदोलन जो अगर हम महात्मा गांधी के आंदोलन से और राहुल गांधी के आंदोलन की तुलना करेंगे, आंदोलन भी सिर्फ शब्द कॉमन है, बाकी उसमें कोई कॉमन नहीं है। किसी भी आंदोलन में एक आम शहरी को, एक आम जनता को परेशान करके या फिर उसकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, उनके साथ, मैं धोखा शब्द शायद यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन धोखा करके आप अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन की या एक छवि बना रहे हैं, वो सफल नहीं होती है। ठीक है विनोद सर, जिस बारे में आपने जिक्र किया था, पहले मैं आता हूँ। हाँ, मतलब वो सवाल उनको जाना भी है ना, आपने कोट की थी वो बात। अच्छा। कि जैसे भाजपा भी कोशिश है और भी दलों को साथ लाने की कर रही है। अगर ये जो विपक्षी खेमा है मजबूत होता दिखाई देता है, तेजी से अगले 2-3 दिनों में हम जो सुन रहे हैं वो रिफॉर्म दिखाई देते हैं और वो अलग अलग राज्यों में भी गठबंधन दिखाई देता है। अब वो जो दल अभी भी अलग अलग हैं, जैसे अब अकालियों को तो चलिए ना लें, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में, तेलंगाना में बात हो रही है कि चंद्रबाबू में प्रजाराज्यम भी है, वो जो तीसरा फैक्टर रहेगा, क्या वो इनके साथ भी आ सकता है, न कि एनडीए में जाके, जो अभी दोनों तरफ नहीं है? देखिए, पहले तो मैं कुछ बातें और बोल लूँ। जैसे अभी रामपाल जी ने कहा कि मोदी जी ने इसलिए राहुल गांधी पर हमला किया, राहुल गांधी ने संसदीय क्षेत्र में जाके कहा, ठीक है, एक सांसद को अधिकार है, लेकिन पहली बार थोड़ी किया है। वो तो हर सभा में कांग्रेस पर अटैक करते हैं, सरकारी कार्यक्रम में भी जाके कांग्रेस पर अटैक करते हैं, और करना चाहिए भाई, वो विपक्ष पार्टी है। मैं खाली ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पर अटैक करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी भी करती है, बीजेपी का, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस, आप मानते हैं इस बात को कि कांग्रेस की कुछ थोड़ी बहुत जमीन है लड़ाई में, इसलिए उस पर अटैक करो, वो स्वीकृति है। अगर मोदी जी राहुल गांधी पर नहीं भी बोलते तो भी राहुल गांधी का कोई ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी कोई बहुत पॉपुलर, जो उनकी छवि है, जो उनकी लोकप्रियता उतनी ही रहती। उसके बावजूद उनको हिट इसलिए किया कि देखो यहाँ बोले, मैं इसको एक मैसेज दूं। तो कहीं ना कहीं जब बड़ा नेता किसी दूसरे नेता पर हमला करता है तो उसकी एक रणनीति सुनियोजित होती है। वो खाली एमपी है इसलिए नहीं बोले हैं, वो अगर बनारस नहीं भी जाते तो भी वो बोलते, क्योंकि राहुल गांधी के उस बयान का उनको राजनीतिक लाभ लेना है और लेना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, उसका शीर्ष नेतृत्व तो ये मानता है कि उसकी मुख्य विरोधी कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष है, विपक्ष के खतरे को महसूस करता है। हम लोग समीक्षा महसूस न करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं। ग्राउंड रियलिटी उससे ज़्यादा हमसे कोई नहीं समझता। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हम विपक्ष को खारिज करते हैं अपनी समीक्षा में, तो शायद हम कहीं ना कहीं कुछ अतिरेक के शिकार होते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये जैसे अभी अनुराग जी ने आंदोलन के बारे में कहा, भाई देखिए, आंदोलन के, गांधी जी का आंदोलन सन 42 में और सन 21 में, 1919 में हो रहा था। आज 2024 में है, शैलियाँ बदलती हैं। अडवाणी जी ने जब रथ यात्रा निकाली थी तो वो शैली थी। आज अगर कोई मोदी जी रोड शो करते हैं तो अलग उसमें होता है, तो लेकिन उसका महत्व तो नहीं खारिज हो जाता है। मतलब 6000 किलोमीटर चलना सड़क से, 4000 किलोमीटर पैदल चलना कोई मामूली बात नहीं है, हम उसको एक लाइन में खारिज नहीं कर सकते। और रही बात यह कि भाई राहुल गांधी अगर दिल्ली में रहते भी तो क्या करते, पार्टी कर तो रही है काम, जहाँ आज कम्युनिकेशन का ज़माना है, ईमेल से और हर चीज़ से बातचीत हो जाती है। अब दुनिया में कहीं भी रहें, जो फैसला लेना है, ये चुनावी का तो काम है भाई। आप जनता के बीच में हैं, रोड शो है, ये यात्रा क्या है, तो रोड शो है। फ़र्क ये है कि एक रोड शो शहर के अंदर होता है 10 किलोमीटर का, ये लंबा रोड शो है। आप पब्लिक में जो वही सब बोल रहे हैं जो आप जनसभाओं में बोलते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना, वही सारे मुद्दे आप उठा रहे हैं जनता के बीच। अब कितना इम्पैक्ट पड़ता है अलग बात है, लेकिन ये भी एक इलेक्टोरल एक्सरसाइज है। मैं तो इसको इलेक्टोरल एक्सरसाइज ही मानता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर वो कर रहे हैं, बाकी पार्टी अपना करे ना करे, वो पार्टी का काम, खड़गे जी हैं, दूसरी तमाम कमेटियाँ बनी हुई हैं। तो ये अब आपका सवाल जो है, आपका सवाल कि जो न इधर है न उधर है, वो कहीं आ सकते हैं। देखिए, जो इधर उधर नहीं है
वो हर चुनाव में हर दल अपना स्वार्थ देखता है। जो एनडीए में जुड़े हुए हैं वो कोई बहुत सद्भावना से नहीं गए हैं, उनको बीजेपी के साथ जाने में जीत दिखाई पड़ती है इसलिए गए हैं, कोई बहुत श्रद्धा से नहीं गए हैं। ओम प्रकाश राजभर के पुराने बयान देख लीजिए मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में क्या क्या बोले हैं, लेकिन उनको मालूम है कि अगर उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ना है तो हमें बीजेपी के साथ जाकर ज़्यादा फायदा है, वो चले गए। नीतीश कुमार क्या क्या नहीं बोले, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा बीजेपी में नहीं जाऊंगा, वो चले गए क्योंकि उनको शायद। तो ये सारे राजनीतिक गठबंधन चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, ये स्वार्थी गठबंधन होते हैं। आज सत्ता का चुंबक हटा दीजिए आप बीजेपी से, कितने रह जाते हैं पता लग जाएगा। तो सत्ता का चुंबक जहाँ होता है वहाँ ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। जो नहीं गए हैं वो भी तो हो सकता है, मुझे नहीं लगता वो ज़मीनी स्थिति देखेंगे कि अगर चंद्रबाबू नायडू को लगता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने में कोई फ़ायदा है तो करेंगे, अगर उनको लगता है अकेले लड़ने में फ़ायदा है अकेले लड़ेंगे। इंडिया में तो नहीं आएंगे वो, ये क्योंकि इंडिया में इसलिए नहीं आएंगे कि आंध्रा में कांग्रेस ने जिस तरह शर्मिला को एक्टिव किया है, तो विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव साथ साथ होने हैं, तो वहाँ कांग्रेस तेलंगाना की तरह अपनी ज़मीन तलाश रही है, तो इंडिया में वो नहीं आएंगे। एनडीए में अगर जाएंगे तो ये देख के जाएंगे बीजेपी का कितना फ़ायदा उनको मिलता है। दूसरी बात, ये सब तय करेंगे चुनाव के बाद। चुनाव के बाद जिसको जहाँ सूट करेगा तो अपने हिसाब से तय करेंगे। एक घटना में छोटी सी बता दूँ, 1998 का जब चुनाव हुआ और जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हार गई चुनाव, तो सबसे पहले बीजेपी के साथ कौन गया था? उसके कन्वीनर चंद्रबाबू नायडू, जैसे नीतीश कुमार गए पहले चुनाव के, जो संयोजक बनने वाले थे। अगर संयोजक बन जाते हो तब चले जाते तो और हंसी होती, तब तो और हंसी हो जाती। तो हरकिशन सुरजीत ने कहा था कि हमारा कन्वीनर ही चला गया, हम क्या करें, हम कौन सा गठबंधन बनाएं, तो चंद्रबाबू नायडू ने किया था। तो वो सब मायावती जी भी वही करेंगी, जगन रेड्डी वही करेंगे, और वो केंद्र में सत्ता के साथ ही रहने में उनको ज़्यादा मुफीद रहता है। ठीक है, अब समीर सर, अब जो एक सवाल पूछना चाह रहा था वो ये कि क्या, यही सवाल आपके लिए, कि क्या इंडिया का जो स्वरूप है और उसके अगेंस्ट पे एनडीए का जो स्वरूप है, क्या उसमें कोई बदलाव होगा? और दूसरा, ये जो 370 की बात हो रही है, अभी सीट बंटवारे यहाँ शुरू नहीं हुए हैं, कौन कितने पे लड़ेगा, क्या यहाँ मुश्किलें भी आ सकती हैं जब वो सीटों की बात होगी? क्योंकि भाजपा की एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है, 370 जीतने की अगर बात है तो उसके लिए उनको 400 से ज़्यादा सीटों पर लड़ना भी पड़ेगा। तो सहयोगियों को देना नाराज़गी, वो वाली तस्वीरें क्या वहाँ से भी आनी है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर पहले गठबंधन की अगर बात करूं, एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन का 2014 में जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कहा था, अपनी पहली पत्रकार वार्ता में इस बात का जिक्र क्लियर कर दिया था कि एनडीए का विस्तार हम अपने विस्तार के रूप में ही देखते हैं। किसी को अगर हम जोड़ रहे हैं तो उसका भी विस्तार होगा और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का भी विस्तार होगा। तो भारतीय जनता पार्टी किसी को भी गठबंधन में लेती है तो सिर्फ इसलिए नहीं लेती है कि उस पार्टी का भला हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का आखिरी में उद्देश्य होता है कि इस गठबंधन में जाकर उस पार्टी को लेकर उस क्षेत्र में अपना विस्तार बढ़ाए और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंटली उस क्षेत्र में जीतने की स्थिति में आ जाए। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में इसलिए सहयोगी सबसे बड़े रहती है। इसके बाद जो आपका मूल सवाल है कि क्या इससे एनडीए में कोई सीक्रेट डिस्ट्रीब्यूशन में तकलीफ आएगी क्या? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस स्टेज पे पहुंच चुकी है, आप उसे कह सकते हो कि आर्थिक रूप से भारतीय जनता पार्टी जितनी सक्षम है, संगठन के रूप में जितनी सक्षम है, प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रियता में जितनी सक्षम है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो विशालकाय स्वरूप बन चुका है उसमें कोई भी छोटा दल जानता है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है उससे भारतीय जनता पार्टी से बेनिफिट होगा। अब अगर आप देखेंगे तो अनुप्रिया पटेल क्यों भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगी, वो जानती है इस बात को कि अगर उनसे जुड़ेगी तो सांसद भी बनेगी और केंद्र में मंत्री भी आज वो भारतीय जनता पार्टी के कारण बनी है। राजभर भी इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े कि पता है कि अगर लोकसभा चुनाव अगर जीतना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जीतने में होगा। जयंत चौधरी का आने का कारण भी एक बड़ा ये रहा, नीतीशकरण का भी ये रहा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी दल जुड़ रहा है वो इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जैसा बाजीगर है जो हारी हुई बाजी को भी पलट सकता है, हारे हुए चुनाव को भी जीत अपनी तरफ ला सकता है। जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर बता दिया, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ के अंदर बता दिया कि अकेले दम पर चुनाव जिता सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो करिश्माई नेतृत्व है उसी के कारण मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर बाकी दल जुड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने सहयोगी दलों को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं देने वाली है। ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 370 का टारगेट लेकर चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को बहुत ज़्यादा स्पेस भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में देगी या अजित पवार को देगी। इन्हें उसके बाद होने वाले अक्टूबर के विधानसभा चुनाव में स्पेस देगी। यही बिहार में होने वाला है और यही बाकी दलों के साथ होने वाला है। मुझे लग रहा है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अपने सुविधा के हिसाब से करेगी, ना कि सहयोगी दलों की जरूरत के हिसाब से। ठीक है, और आखिरी सवाल जरीफ से जो मैं आपसे पूछना चाहता यही कि डिफरेंस क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे? प्रधानमंत्री मोदी की छवि को अगर अलग कर दें तो एनडीए के लिए और इंडिया के लिए जब जमीन पर ये चुनाव पर जाएंगे, किस मुद्दे पर आपको लगता है कि अब ये सियासी संग्राम देखने को मिलेगा? दिलचस्प सवाल है। देखिए, मोदी की गारंटी
बड़ी रहने वाली है और वो लगातार कह भी रहे हैं। वाराणसी का भी अभी का आप ताज़ा भाषण अगर उनका सुन लें तो उन्होंने उसको सबसे बड़ा रखा है। उसके अलावा सभी को निर्देश है ही कि जो उनके विकास कार्य हैं हर एक के मंत्रालय के और हर सांसद के, वो लोगों तक पहुँचें। 22 जनवरी 2024 एक ऐसी लहर है जो अंदर खाने चल रही है, जिसको किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी न छोड़ेगी, न अपने अनुषंगी जो संगठन होंगे उनके वो उसको छोड़ने देंगे। ये उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। सरकार का विरोध करने के लिए बहुत कम मुद्दे विपक्षी गठबंधन के पास हैं। अगर बेरोजगार के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को, आर्थिक मोर्चे पर कुछ और चीज़ों को अगर वो ढंग से उठा पाते हैं, उन विफलताओं को भुना पाते हैं ठीक तरीके से, तो ये दो बहुत चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मोदी विरोध में चला जाता है पूरा विपक्ष, फिर एक बार गलत राह पकड़ लेंगे। मोदी विरोध करके वो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जब पहुँचना चाहते हैं। चौकीदार चोर और इस तरह के तमाम राफेल से लेके सारे मुद्दे उठाए जा चुके हैं और वो धराशायी हुए हैं ज़मीन पर। एक बहुत दिलचस्प बात चूंकि गठबंधन को लेकर बात हो रही है, शुरुआत से लेकर अभी तक हुई है राहुल गांधी और उनके भाषणों की। विनोद जी ने भी कुछ बात कही है, मैं हो सकता मेरी राय भिन्न हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मुझे नहीं पता कि भाजपा संघ और दूसरे संगठनों में या मोदी जी के जो रणनीतिकार है उनके वहाँ चर्चा क्या होती है, लेकिन जब तक राहुल गांधी टारगेट पर बने रहेंगे भाजपा को और उसके सहयोगी दलों को फायदा ही मिलने वाला है। जिस दिन विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी की बजाय कोई और हो गए, डरने की जरूरत तब शुरू होगी भाजपा के लिए। यह ऐसी सच्चाई है जिसको बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेना चाहिए। राहुल को चर्चा में बनाए रखना भाजपा और उसके अनुषंगी संगठनों के लिए बहुत फायदेमंद है। जब तक राहुल गांधी चर्चा में बने रहेंगे, देश जान लेगा कि उतना अच्छा विकल्प नहीं है जितना मोदी है, और वो इतना कमजोर विकल्प है कि जिसका फायदा भाजपा जरूर उठाएगी। नरेंद्र मोदी जी से लेकर नीचे तक सारे लोग चर्चा को बार बार घुमा घुमा कर राहुल गांधी पर जो लाते हैं, वो उसके पीछे की रणनीति सचमुच ये है, क्योंकि वो उनको मालूम है कि श्योर शॉट ट्रम्प कार्ड है हमारा। जब तक विपक्ष में चेहरा राहुल गांधी रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी को फायदा रहेगा। इसमें मुझे एक पत्रकार और टिप्पणीकार के रूप में कोई संदेह नजर नहीं आता। हो सकता है अलग अलग नजरिए से लोग इसको देखते हों। जब भी ये चर्चा का केंद्र कहीं और शिफ्ट होगा, दरअसल तब से चिंता शुरू हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठनों के लिए। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से मोदी की गारंटी, रामलला, विकास कार्य, उज्ज्वला, इस सबको प्रचार करते करते टारगेट पर वो लगातार उनको बनाए रखें। अगर इस रणनीति को विपक्ष तोड़ पाता है तो शायद विपक्ष उम्मीद की एक उजली किरण की तरफ बढ़ सकता है। एक बात जो विनोद जी अभी जो कह रहे थे राहुल गांधी पर क्यों, पहली बात तो यह है कि तार्किक ढंग से भी जो बात अभी हमारे मित्र ने कही है बिल्कुल सही है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, 60 साल इस देश पर राज की है, 52 सीटें हैं उसकी, आज भी बीजेपी के बाद नंबर 2 वही है। तो अगर एज ए पार्टी किसी पर, और देखिए राष्ट्रीय पार्टी, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए किसी भी सामने वाली राष्ट्रीय पार्टी को ख़त्म करना पहली प्रायोरिटी होती है, क्योंकि इस देश में मालूम है कि क्षेत्रीय दलों का कोई गठबंधन इस देश में स्थायित्व तो सरकार नहीं देगा, जनता कभी वोट नहीं देगी उसको। बीजेपी को अगर खतरा है तो सिर्फ कांग्रेस से। दूसरी एक बात मैं वो जिस पर था, एक है कि क्यों लोग आ रहे हैं, मैं तो इस बात को मैं कह रहा हूँ कि सब सत्ता के लिए आते हैं, लेकिन आप बताइए रामचंद्र जी 14 साल के बाद लौट आए थे, राजा बन गए। यहाँ 15 साल सामने दिखाई पड़ रहा है, 15 साल वनवास के बाद भी कोई होप नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं 29 में, तो जोड़ लीजिए कि 15 साल के बाद कोई होप नहीं है। तो कौन सा, जब रामचंद्र जी 14 साल उनके लिए भारी पड़ गए, यहाँ पे कितने नेता हैं जो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ अगले 50 साल तक वनवास ही दिखाई पड़ रहा है। तीसरी बात, ये जो आंदोलन की बात अभी की जा रही है, गांधी जी का, बिपिन चंद्रा कम्युनिस्ट मतलब लेफ्टिस्ट थे, उनकी एक किताब है, उसमें टेम्पल रिफॉर्म मूवमेंट एक है कि जब मंदिर सुधार आंदोलन चल रहा था, यही तमाम सरदार लोग खड़े होते थे, उनको लाठियाँ मारी जाती थी, गिर जाते थे, तब भी नहीं उठाया। यहाँ पे आज की तारीख में चाकू पर अहिंसा लिखा जा रहा है। एमसीबी लेके आई जा रही है, क्या वो जेसीबी, हम सॉरी एमसीबी पर आ गए हो तो बड़ी छोटी जेसीबी। प्रेम सर, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरे भारतीय जनता पार्टी, उनका थिंक टैंक, उनके लिए बोलने वाले लोग, जितना जय श्री राम का उद्घोष जितना वो करते रहे हैं अपने चुनावी फायदे के लिए,
उससे कम राहुल गांधी का उद्घोष नहीं किया इन्होंने। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है, उद्घोष शब्द हटा लेते हैं, राहुल गांधी का नाम उससे कम नहीं लिया है। क्यों? लेकिन राहुल गांधी को बुरा बताने के लिए। दोनों कॉन्ट्रास्ट हैं एक दूसरे के विपरीत। ये राहुल गांधी जो उनको ज़रूरत पड़ती है, इसलिए नहीं कि जो ये लोग पेंट करते हैं कि राहुल गांधी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपोनेंट रहेंगे तो कमज़ोर। अरे राहुल गांधी इस देश की आवाम की आवाज़ है, और जो यात्रा उन्होंने करके देश के सामने दिखा दी, दुनिया में अनपैरेलल है। किसी ने ऐसी पॉलिटिक्स नहीं की जो राहुल गांधी ने करके दिखाया। पहले और भारत जोड़ो यात्रा के बाद के राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क है, और इसने राजनीति बदलने का काम किया है। ये फर्क है, इसलिए उस नैरेटिव को हम खारिज करते हैं कि राहुल गांधी बनाम मोदी में राहुल गांधी कमतर और मोदी मान। अरे नरेंद्र मोदी जी का जो भी है, नरेंद्र मोदी जी के लिए आज सत्ता है, उनके साथ में क्या क्या है? वो आंदोलन जी भी बोलेंगे तब भी महान है, वो कृषि कानून लाएंगे तब भी महान है, हटाएंगे तब भी महान है। और जब ये लोग भाषण देते हैं कि वोट दोगे यहाँ तो करंट शाहीन बाग में लगेगा, कर्नाटक में जीतोगे तो पाकिस्तान में पटाखा फूटेगा, ये सब जो अमित शाह और तमाम लोग भाषण देते हैं, तो ये सब बहुत शानदार भाषण होता है। लेकिन राहुल गांधी ने अगर कहा कि नशे से बचने की जरूरत है और युवा आज नशे में डूब रहा है, तो इनको शर्म आती है। ये जो बात है, क्या देश नशे में नहीं डूब रहा है? दो लाइनें बोली, यही दो लाइनें बोल दी जाती तो लोग वो अर्थ ज्यादा बेहतर समझा जाता। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस समझदारी से आपने कही ना, ये लाइनें ऐसे ही बोल दी जाती तो शायद वो अर्थ ज्यादा बेहतर समझा जाता। एक जो बात लगातार हो रही थी कि जो विपक्षी खेमा है, क्या वो एक होता दिखाई देगा? एक शुरुआत दिखाई दी है। आगे आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में, जैसे जैसे भारत की राजनीति में ये लोकसभा चुनाव पास आएंगे और ये जो खेमे हैं, ये जो आर पार की लड़ाई है, ये जिस भी रूप में लेगी, खबरों के खिलाड़ी में हम उसको उसी तरीके से आपके बीच में अलग अलग विचारों को रखते हुए लेकर आएंगे। आपके विचार बेहद महत्वपूर्ण हैं। कमेंट पर अपनी राय, अपने सवाल जरूर लिखिए, ताकि जैसे आज आप चर्चा का हिस्सा बने, आगे भी तमाम चर्चाओं का हिस्सा बन सकें। आप सभी का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।